नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गौंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बसंत कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग में जो संबद्ध है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे कोर्स जिसका नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश राज, और इसके चौथे मॉड्यूल में हम हैं। इस चौथे मॉड्यूल का जो टाइटल है इरिगेशन, फेमाइन एंड द एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, इसमें हम इस चौथे लेक्चर में है जिसका टाइटल है मेजर फेमाइंस इन कॉलोनियल इंडिया। औपनिवेशिक भारत में जो प्रमुख अकाल पड़े और उन अकालों का किस तरीके का प्रभाव रहा भारत के ऊपर, इसको हम लोग देखेंगे। पिछले व्याख्यान में जो हमारा तीसरा व्याख्यान था उसमें हम औपनिवेशिक भारत में जो अकाल के कारण थे उन कारणों के विषय में बात की और ये देखने की कोशिश की कि कैसे अंग्रेजी काल के दौरान जो भारत में अकाल हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई और जितने बड़े पैमाने पे केवल अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में अकाल पड़े हैं, बहुत कम ऐसा उदाहरण हमें दिखाई पड़ता है भारतीय इतिहास में उसके पूर्व, जबकि इतने बड़े बड़े अकाल भारत में लगातार पड़ते रहे हों। इसके लिए जो इतिहासकार हैं, मुख्य तौर पे जो आर्थिक इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया है, जिसकी वजह से भारत में अकालों की संख्या बढ़ती चली गई। जैसा कि हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में ये भी देखने की कोशिश की कि अकाल मुख्य तौर से प्राकृतिक आपदाओं से आते हैं या शुरू होते हैं जो मानवीय जीवन पे संकट बनाते हैं। जब मानव जो है खाद्यान्न की तलाश में या खाद्यान्न की कमी के कारण अपने जीवन और जीवन संबंधी कठिनाइयों का सामना करता है और ऐसी परिस्थिति में अंततः वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तब हमें इस तरह की परिस्थितियां हमें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अंग्रेजी काल में जो अंग्रेजों की नीतियां थी शासन की, वो अलग अलग तरीके से इन चीजों को प्रभावित की। चूंकि भारत में आय का एक सबसे बड़ा स्रोत कृषि है, भारतीय अर्थव्यवस्था की आय का बड़ा स्रोत कृषि था और भारत का एक अपना आर्थिक ढांचा जो अंग्रेजी शासन से पूर्व मौजूद था, उसको अंग्रेजी शासन ने न केवल बदलाव उसमें किया बल्कि उसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से जो भारतीय भूभाग पे रहने वाली जनसंख्या, चाहे वो कृषि से जुड़ी हुई हो, चाहे उद्योग धंधों से जुड़ी हुई हो या और दूसरे किस्म के अलग अलग व्यवसाय से जुड़ी हुई हो, उनके पास उनकी आमदनी का हिस्सा वो समाप्त हो गया। एक तो भले ही मौसम की गड़बड़ी के कारण खेती प्रभावित हो रही हो, लेकिन दूसरे तरफ खेती पे लिए जाने वाले लगान की कड़ाई से वसूली ने किसानों के पास रखी हुई बचतों को समाप्त कर दिया और इससे भारत का एक बड़ा जनमानस, भारतीय समाज वो अकालों से प्रभावित होता रहा। इसको हम लोग पिछले जो हम लोगों का व्याख्यान था, व्याख्यान संख्या 3, उसमें हम लोगों ने इसमें देखने की कोशिश की कि कैसे वो कौन कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से भारत में हमें अकालों की जो एक संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। साथ ही उनके कौन से ऐसे मुख्य कारण थे जिनकी वजह से ये संख्या बढ़ती चली गई, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जो अंग्रेजी शासन की नीतियां हैं अलग अलग तरीके से उन्होंने अकालों को न केवल प्रोत्साहित कर दिया बल्कि भारतीय लोगों के जीवन के संकट को खड़ा किया, जिसने भारत में एक बड़े पैमाने पे भूखमरी को जन्म दिया। और वो केवल एक ही काल में नहीं दिखाई देता। अगर हम अंग्रेजी इतिहास को दो भागों में विभाजित करें, जिसमें से एक पहला भाग जो 1757 से शुरू होता है और वो समाप्त होता है 1857 के महान विद्रोह से, यह भाग कहलाता है कंपनी का। तो इस कंपनी के काल में से ही अकाल जो है पड़ना शुरू हो चुका था। भारत में कंपनी की जो शोषणकारी नीतियां थी, चाहे वो उसकी भू व्यवस्था हो, चाहे अगर हम देखें उसके द्वारा अपनाई गई इस तरह की व्यवस्थाएं जो उनकी प्रशासनिक नीतियों को प्रभावित करते हों, उन व्यवस्थाओं ने भारत में अकाल और अकाल संबंधी जो जितने भी तरह की गतिविधियां हैं उसको बढ़ा दिया। और दूसरा, कंपनी के द्वारा विशेष तौर पे अगर हम देखें तो इस तरह के बिल्कुल भी प्रयास नहीं किए गए जिनसे भारतीय जो समाज के में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के प्राण की, जान की सुरक्षा या उनके जान माल की सुरक्षा की जा सके। केवल उसमें मनुष्य ही नहीं प्रभावित हो रहे थे, बल्कि खेती का एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन पशुपालन है, तो पशुओं की जो स्थिति है वो भी प्रभावित हो रही है और भारी संख्या में जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल या जो पशु, ऐसे पशु जो पालतू पशु हों, उन पशुओं
का जीवन भी संकट में पड़ा और वो भी भारी संख्या में मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो भारतीय किसानों के पास जो संपदा है, अतिरिक्त संपदा, उन संपदाओं का न केवल क्षरण हुआ बल्कि दूसरे तरफ अगर हम देखें तो अंग्रेजी शासन द्वारा इस तरह की नीतियों के माध्यम से भू व्यवस्थाओं, भू राजस्व व्यवस्था और इन नई व्यवस्थाओं ने अंग्रेजी शासकों से किसानों के ऊपर जो शोषण और अत्याचार था उसको बढ़ा दिया, जिससे कि वो भूखों मरने को मजबूर हुए। तो ऐसे कई सारे कारक या कई सारे ऐसे कारण थे जिन कारणों को हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में चर्चा के दौरान देखने या समझने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि आपको वो चीजें समझ में आई होगी। इसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन-कौन से ऐसे व्याख्यान हैं जो भारत में माफ कीजिएगा, कौन-कौन से ऐसे अकाल हैं जो भारत में बड़े पैमाने पे पड़ते हुए दिखाई देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि भारत का जो हिस्सा है, अगर हम ब्रिटिश शासन के की बात करें तो वो 2 भागों में विभाजित होता हुआ दिखाई देता है। एक जो कंपनी का शासन है 1757 से 1857 के बीच, और दूसरा 1858 से लेके 1947 तक, जब भारत में क्राउन या विक्टोरिया का शासन होता है। और उसके बाद 2 अलग-अलग कालखंडों में अकाल की जो संख्या है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आई। इसका मतलब यह है कि कंपनी के समय में जिस तरह की प्रशासकीय नीतियां रही, आर्थिक नीतियां रही, जिसमें भारतीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने या अकालों के दौरान उनको जरूरी जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने में वो बिल्कुल भी असमर्थ हमें दिखाई पड़ते हैं। और इससे भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग वो समय-समय पे अकालों की भेंट चढ़ता रहा या भूखमरी के कगार पे पहुंचता रहा। उसमें अगर हम देखें तो जो पहला इस तरह का बड़ा अकाल दिखाई देता है, इसमें हम केवल मुख्य अकालों की बात करेंगे। भारत में तो बहुत सारे अकाल पड़े। इस व्याख्यान में हम औपनिवेशिक भारत में जो सबसे बड़े अकालों में से कुछ अकाल रहे हैं, उसमें से भी कुछ अकालों की हम बात करेंगे और एक सामूहिक अगर हम देखें आंकड़ों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत के अलग-अलग हिस्सों में इनका प्रभाव रहा। तो हम इस व्याख्यान में उन्हीं अकालों को देखने, समझने और उनसे संबंधित जो उठाए गए कदम हैं, उनको जानने और उनके प्रभावों को जानने की कोशिश करेंगे या इसमें चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें इस तरह का जो पहला बड़ा अकाल दिखाई पड़ता है, वो 1770 के आसपास एक बड़ा अकाल हमें दिखता है, जिसमें अगर हम देखें तो अंग्रेजी शासन में, कंपनी के शासन के दौरान एक बड़े भूभाग पे पड़ा। और स्पेशली जो इसका प्रभाव था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो बड़े क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में हमें दिखाई पड़ता है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो भारत के जो समृद्धशाली क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, या अगर हम देखें बॉम्बे और मद्रास का जो क्षेत्र है, इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों में इनमें कहीं न कहीं अकाल पड़ते ही रहे। और ये एक बहुत आश्चर्य की बात है, और आश्चर्य इसलिए भी होना चाहिए कि भारत जैसे संसाधन संपन्न देश में इस तरह की परिस्थिति पैदा हो रही थी, जबकि इसके पूर्व हमें इस तरह का कोई भी प्रमाण नहीं दिखाई देता जिसमें बड़े पैमाने पे ऐसे अकाल पड़े हों। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने बताया कि पिछले 400 सालों का अगर हम देखें, 1100 से 1400 वर्षों के समय जिसमें हम लोगों ने देखा था जो अकालों की संख्या था वो बहुत कम थी। लेकिन अगले 49 वर्षों में, कंपनी के शासन के आरंभिक 49 वर्षों को अगर हम देखें तो उसमें 32 अकाल जो है वो अकेले उन्हीं 49 वर्षों में पड़े थे। तो जो ये 1770 का अकाल था, एक बहुत भीषण और भयावह अकाल हमें दिखाई पड़ता है, जिसका प्रभाव बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में पड़ता है। और इसमें मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो इसका कारण माना गया कि जो मानसून में अनियमितता हुई, उस मानसूनी अनियमितता ने भारत में इस तरह की परिस्थिति पैदा की जिसकी वजह से ये अकाल पड़ना शुरू हुआ। तब ये अकाल कैसे पड़ना शुरू हुआ, मतलब कि खाद्यान्न, लोगों के पास खाद्य अनाज फसलें नहीं रहा, लोग भूखे मरने को मजबूर हुए। तो जो अंग्रेजी शासन की जो नीतियां हैं, उन नीतियों ने इसको प्रभावित किया, क्योंकि अंग्रेजी शासन के द्वारा मुख्य तौर पे जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने अपने अधीन भारी संख्या में भ्रष्टाचार और इस तरह की व्यवस्थाओं को अपना लिया, जिससे किसानों का जो शोषण है वो दिन पे दिन
बढ़ता चला गया। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो जमाखोरी और अनाजों की जमाखोरी वो बढ़ गई। और मुख्य तौर पे चावल अगर हम देखें इस समय तो चावल भारी संख्या में उसको जमाखोरों ने अपने पास रखना शुरू किया, कंपनी के जो अधिकारी थे उनके सहयोग से, और ऐसी स्थिति में वो खूब लाभ कमाए। लेकिन दूसरे तरफ अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे जो किसानों से जो भूमि का लगान था वो भी उनसे वसूला जाता रहा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो जो अंग्रेजी शासन है उसकी नीतियों की वजह से इस तरह की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हुई। इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो एक तरफ जो है कृषि का क्षेत्र वो कम हो रहा है क्योंकि खेती कम होगी, और दूसरे तरफ अनाज का भी उत्पादन कम होगा। और साथ ही साथ जो अंग्रेजी अधिकारी हैं उन अधिकारियों के द्वारा किसानों के साथ जो लिया जाने वाला कम कर है वो बिल्कुल ही कड़ाई से वसूला जा रहा है, भूमि कर, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे हम देखते हैं कि जो अकाल है उसका प्रभाव बढ़ता चला गया या फैलता चला गया। इन परिस्थितियों में बहुत भारी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है क्योंकि अनाज की कमी से, जो एक तरफ उनके पास रोजगार नहीं है, वो फिर खेती में उनके पास कोई बचत नहीं है, ना ही अतिरिक्त उत्पादन का हिस्सा उनके पास है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो इस दौरान केवल जो ये अकाल पड़ा इसमें इन पूरे हिस्से में करीब करीब 1 करोड़ लोग मारे गए उस समय। जो भारतीय अगर हम देखें उस हिस्से की, स्पेशली जब हम बात करते हैं मुख्य तौर पे बंगाल की जनसंख्या, तो बंगाल की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा था जो इस अकाल के दौरान अपने आप को एक तरीके से मृत्यु तक ले गया। तो जो ये सरकार की नीतियां थी, ये सरकार की नीतियां उतनी पर्याप्त हमें नहीं दिखाई पड़ती, और सरकार ने इसमें कुछ रिलीफ से रिलेटेड जो काम थे उन कामों को, यानी कि उनके उपचार से संबंधित जो काम थे, राहत से संबंधित काम थे, उसको करने की कोशिश की, लेकिन वो उतने कारगर साबित नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। इसलिए हम देखते हैं कि भारी संख्या में जो मृत्यु है वो किसानों की होती है या भारतीयों की होती है। एक बड़ा भाग ये भी है कि इन परिस्थितियों में चूंकि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अगर हम देखें तो अनाज की कमी, दूसरा जो है रोजगार का जो या श्रम का जो उपलब्धता है, उसके अवसर की उपलब्धता, वो उसमें भी कमी दिखती है। जब तक काम नहीं है तो काम नहीं है तो आपके पास आय नहीं होगी, आय नहीं है तो आप अपने लिए खाना नहीं खरीद सकते। ऐसी परिस्थिति में जो भारत में जो उस समय मौजूद आम जनता थी उसके पास इस तरह की परिस्थितियां बना दी गई जिसकी वजह से वो भूखमरी का शिकार हुई, और जनसंख्या में बहुत भारी गिरावट के कारण कृषि की उत्पादकता में भी कमी आई। तो इस दौरान अगर हम देखें तो कुल मिला के जो कृषि की जो जोतें थी उनकी संख्या कम होती गई, और तकरीबन 25 से 30% ऐसे जो लोग थे कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए थे उसमें उसकी कमी आई। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी एक मुख्य कारण ये भी दिखाई देगा कि लोगों के पास जो आय का स्रोत था वो कम होता चला गया, और इसके कारण जो लोगों की खरीदने की क्षमता है या बाजार में जाके वस्तुओं को खरीदने की जो क्षमता है, चूंकि उनके पास ऐसा नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में उनका जो जीवन है वो एक तरीके से मृत्यु के समीप जाता रहा। और इन सब कारणों की वजह से जो भारत में अकाल है उसका एक आगमन हमें दिखाई पड़ता है जिसका प्रभाव भारतीय जनता पे होता है। दूसरा अगर हम देखें तो जो बड़ा अकाल पड़ा वो विगत 1781 से 92 के बीच में जो कंपनी का समय है, इस दौरान भी भारत में बड़े पैमाने पे अकाल हमें दिखाई पड़ते हैं। इसमें दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और बंगाल और उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पे भारी संख्या में अकाल का प्रभाव दिखेगा, या वे क्षेत्र हैं जहां जहां जिन क्षेत्रों को अकाल से प्रभावित होंगे। और ये इसका एक मुख्य कारण माना गया जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं कि दक्षिण भारत में जो इस समय अकाल पड़ा उसके पीछे का मुख्यतः कारण यही था कि जो जो अंग्रेजी साम्राज्य वादी विचारधारा थी, उसके विचारधारा ने जो दक्षिण भारत में युद्धों को जन्म दिया, और जो सैनिक अभियान चले उन सैनिक अभियानों ने कृषि की उत्पादकता को सीधा प्रभावित किया, और इसकी वजह से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। पश्चिम भारत में अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे जो टिड्डी है, टिड्डियां जो फसल खा जाती हैं, उनके
दलों के आक्रमण की वजह से पूरी फसलें बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे जो अनाज है उसका संकट उत्पन्न होता है और जो जनसंख्या है उससे प्रभावित होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो बड़े कारण दिखाई पड़ते हैं मुख्य तौर पे भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में उस दौरान जिसकी वजह से ये एक तरीके से अकाल की जो परिस्थिति है वो जन्म ले रही है और इसके साथ ही साथ ये इतना इसका गहरा प्रभाव है था इस समय के अकाल का बड़े पैमाने पे, क्योंकि लोगों के पास खाने की कमी हो गई थी, लोग भूखे मर रहे थे और उनके पास किसी भी तरह का अतिरिक्त उत्पादन या बचत नहीं था। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता था कि वो अपने बच्चों और अपने घर की औरतों को अपनी भूख को मिटाने के लिए बेचते थे, जिससे कि उनके पास खाना मिल सके। तो ये एक बहुत ही अमानवीय अगर हम देखें परिस्थितियां हैं जो अकाल के समय दिखाई देती हैं, जो उत्पन्न हुई मुख्य तौर पे ब्रिटिश शासन के दौरान। इस तरह से अगर हम देखें 1799 से लेकर 1801 के बीच जो भारत में अकाल पड़े, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े अकाल पड़ते हुए दिखाई देंगे, जिसमें से 80 लाख से अधिक जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी जो जान है, वो अकाल की वजह से गँवाई और इसके साथ-साथ इस समय जो इस काल के दौरान यानी 1799 से लेके 1801 के बीच जो बड़े पैमाने पे अकाल हमें दिखाई देता है, उसके दौरान जो क्षेत्र प्रभावित हुआ, वो उसमें 2347 वर्ग मील का जो क्षेत्र है, उन बड़े क्षेत्रों में इस अकाल का प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसके इसके साथ ही अगर हम देखें इस काल में जो अकालों से संबंधित अगर हम देखें राहत के जो कार्य हैं, वो सरकार द्वारा किया जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये पूरे भारत में नहीं। और इसकी जो जितने बड़े पैमाने पे या व्यापक तौर पे अकाल भारत में पड़ रहे हैं, उस हिसाब से जो सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम है, वो बहुत ही सूक्ष्म और छोटे कदम हमें दिखाई पड़ते हैं। मुख्यतः अगर हम देखें तो मुंबई या बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो लोग हैं, उन लोगों के लिए जो अकाल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पे तालाबों और कुओं का निर्माण कराया जाना शुरू किया गया, जिससे कि एक तो उनको रोजगार मिल सके और दूसरे ये है कि उनके लिए जो खाने की समस्या है, उसको दूर किया जा सके। अगर हम देखें 1806 से 7 के मध्य मद्रास प्रेसिडेंसी में जो टोटल जो जो अकाल पड़ा उसमें कुल लोगों की जो मृत्यु है वो 25,000 के आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उसी तरीके से अगर हम देखें 1853 से 1855 के बीच जो कंपनी का शासनकाल है, इस दौरान कुल मिला के 8 बड़े अकाल पड़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे एक पूरा क्रम आपको दिखाई देगा। 1757 में कंपनी का शासन होता है और कंपनी के शासन के कुछ ही दशकों बाद भारत में उसके द्वारा अपनाई गई जो राजनीतिक, आर्थिक या जो अगर हम देखें मुख्य तौर पे जो प्रशासकीय नीतियां हैं, वो जिम्मेदार रहीं भारत में अकालों की जो बड़े पैमाने पे पड़ने के लिए। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए उन्होंने कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया, बल्कि अकालों के समय अगर किसानों को ज़रूरत है कि उनके भूमि का राजस्व कंपनी द्वारा न वसूला जाए, तो इसके लिए कंपनी या कंपनी का शासन या प्रशासकीय अधिकारी किसी भी तरह की उनको राहत नहीं देते थे, छूट नहीं देते थे, जबकि उनको कंपनसेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो भारत में जो लोग भू राजस्व वसूल रहे थे कंपनी की ओर से या कंपनी खुद, तो वो क्या कर रही थी कि और कड़ाई से इस तरह के कार्यों में लगी हुई थी और किसानों से वसूला गया। तो हम देखते हैं बंगाल हो, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, पश्चिमी भारत हो, बॉम्बे हो, मद्रास हो यानी दक्षिणी भारत, उन क्षेत्रों में शुरुआती दौर से ही अकाल पड़ने शुरू हो जाते हैं और उनमें एक मोटे तौर पे एक आपको निश्चित जो एक पैटर्न है वो दिखाई पड़ेगा। अर्थात अगर हम देखें तो मानसून में गड़बड़ी पैदा होगी, मानसून में गड़बड़ी पैदा होने के कारण
अनाजों की कालाबाजारी शुरू होगी। अनाजों की कालाबाजारी होने के कारण किसानों या आम लोगों के पास अनाज की कमी होगी। अनाज की कमी होने के कारण जो वस्तुओं के दाम है वो बढ़ जाएँगे और इसके साथ ही साथ जो नीतियाँ हैं, कंपनी की नीतियों की वजह से जो बेरोज़गारी है वो बढ़ेगी। ऐसे में लोगों के जो खरीदने की क्षमता है वो प्रभावित होगी और किसानों से कड़ाई से जब लगान वसूला जाएगा तो उनके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचेगा, चूँकि खेती पहले ही उस निश्चित दौर में अगर हम देखें तो समाप्त हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो भूखों मरने के लिए मजबूर होते हैं और बड़े पैमाने पे जो भारतीय हैं या जो भारतीय जनसंख्या है, वो अकाल की वजह से मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये एक बड़ा जो प्रभाव है वो हमें दिखाई पड़ता है इस दौरान और इसके लिए सरकार द्वारा कोई बहुत बड़े कदम नहीं उठाए गए थे राहत कार्यों के लिए। अगर हम कंपनी के शासन को देखें कि कैसे 1806 से 7 के बीच जो अ, अकाल है उनसे मरने वालों में अगर आप देखें तो 25,000 से अधिक लोग दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने की कोशिश करें, यानी कंपनी के शासनकाल के बाद जब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शासन की स्थापना होती है, तो उस दौरान शुरुआती दौर से ही कंपनी के शासन के बाद और अंग्रेजी जो सीधे शासन व्यवस्था है उसके अधीन भारत में अकाल शुरू हुए। मुख्य तौर पे शुरुआती काल 1860 और 61 में पड़ा हुआ एक बड़ा अकाल हमें दिखाई देगा और इस दौरान अकालों का जो चरित्र है उसमें भी परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने अभी इससे पहले उल्लेख किया था कि खाद्यान्न की कमी या जो प्रशासकीय नीतियाँ हैं उसकी वजह से जो किसानों की परिस्थिति है या भारतीय समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर उसका सीधा असर पड़ता है। अब 2 तरीके से उसका असर दिखेगा, एक तो खाद्यान्न की अनुपलब्धता और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण असर दिखेगा वो भारतीय जनमानस का निर्धन होना। क्यों? क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है, धन कमाने के अवसर नहीं है और ऐसी स्थिति में वो इतने अपने आप में वो एक तरीके से सक्षम नहीं है कि वो अनाज खरीद सकें या अपना पेट भरने के लिए उनके पास कोई पैसे हों। तो ये एक बड़ा कारण एक बड़ा परिवर्तन दिखता है इस दौरान जब हम बात करते हैं मुख्यतः क्राउन के शासनकाल में या ब्रिटिश महारानी के शासनकाल में, तो वो परिवर्तन आता है। इस दौरान अगर आप देखें तो मुख्य तौर से 1860 और 80 के दशक में बहुत बड़े पैमाने पे जो भारतीय कृषि संकट उत्पन्न हुआ था, जैसा कि पूर्व में मैंने उल्लेख किया था कि कैसे जो है भारतीय जो कृषि व्यवस्था थी वो प्रभावित हो रही है। उस व्यवस्था ने भारत में अकाल को बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन 2 इस बीच जो है 6 बड़े अकाल हमें पड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इन 2 दशकों के बीच में बहुत बड़ा जो परिवर्तन होगा वो हमें दिखाई देता है कि भारत के एक बड़े हिस्से का कोई भी ऐसा कोना नहीं दिखाई देगा जो अकाल से प्रभावित न हुआ हो। अगर हम उसमें देखने की कोशिश करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, अवध, यूनाइटेड प्रोविंस, मुंबई प्रेसिडेंसी, दक्षिण या दक्कन का भाग और मद्रास प्रेसिडेंसी, उड़ीसा, बिहार, राजपूताना, ऐसे जो भारत के प्रमुख क्षेत्र हैं उन सभी बड़े भूभागों को अकालों ने प्रभावित किया और वहाँ भारी संख्या में जो भारतीय हैं वो खाद्यान्न संकट के चलते मौत के मुंह में समा गए। इसके साथ ही अगर हम देखें इस दौरान जो है लगभग 5 लाख ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के भय से जिन्होंने या उस संकट के उत्पन्न होने से अपने घरों को छोड़ दिया और कहीं जाके दूसरी जगह रोजगार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो अकाल होने की वजह से भी एक बड़ा जो कारण हमें दिखाई देता है वो दिखाई पड़ता है कि कैसे जो है बड़े पैमाने पे जो लोग हैं वो अपने गाँवों को, अपने अपने रह अपने घरों को, स्थानीय क्षेत्रों को छोड़ के भारत के दूसरे हिस्से में रोजगार के लिए या अकाल से बचने के लिए जा रहे हैं ताकि वो जीवित रह सकें। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जो किसान था वो ऐसे ही बड़े साहूकारों और दूसरे लोगों के चंगुल में फँसता चला गया था जिसकी वजह से वो अपनी ज़मीनें गँवाता रहा और इसके साथ ही उसका शोषण होता रहा, जिससे कि अकाल में और ज़्यादा
वृद्धि हुई। साथ ही सरकार के द्वारा जितने भी अकाल राहत के लिए कदम उठाए गए थे वो इतने पर्याप्त नहीं थे कि वो सभी भारतीय जनसंख्या का संरक्षण कर सके। अगर भारतीय इतिहासकारों के मत को देखा जाए तो उनका कहना है कि भारत में यदि कोई भारतीय सरकार होती तो वो अपने लोगों के लिए पर्याप्त संरक्षण का काम करती, लेकिन अंग्रेजी सरकार को केवल अपना फायदा दिख रहा है और वो केवल प्रतीकात्मक तौर पे ही या बहुत छोटे स्तर पे ही इस तरह के काम करने की वो कोशिश कर रही थी जिससे लोगों को अकाल राहत दिया जा सके, चाहे आयोग का गठन हो या और दूसरे इस तरह के कदम उठाए जाने थे। लेकिन वास्तव में सरकार हर वो कदम जो उठा रही थी वो अपने फायदे के लिए उठाने की कोशिश कर रही थी। बड़े पैमाने पे चूंकि अगर हम देखें इस दौरान भारत में जो यातायात व्यवस्था है उसका विकास होता है, क्योंकि रेलवे का विकास हो रहा है, तो रेलवे पे काम करने वाले जो ज़्यादातर मजदूर हैं वो अकाल प्रभावित क्षेत्रों से दिखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज को देखें तो वो बताते हैं कि कैसे रेलवे ने भारत में अकाल की समस्या को और बढ़ा दिया है या अकाल को बढ़ाने में उसका एक प्रमुख योगदान है। उनका कहना है कि एक जगह से दूसरे जगह तक अनाजों को भेजने के लिए रेलवे एक महत्वपूर्ण साधन के तौर पे काम करती है। तो अगर कहीं स्थानीय स्तर से ज़्यादा दाम किसी व्यक्ति को मिल रहा होगा तो स्थानीय स्तर पे अनाज क्यों बेचेगा? ऐसी स्थिति में वह ज़्यादा पैसे के लालच में उन अनाज को दूसरे जगहों पे भेज देता है और इसको ले जाने का काम भारतीय रेल कर रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रेलवे ने भारत में अकाल की रेलवे को हालाँकि जितने भी आयोग हैं वो समाधान के तौर पे देखते हैं, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रवादी विचारक हैं उनका मानना था कि रेलवे ने अनाज को एक से दूसरे जगह पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हुआ। निर्यात करने में भी और अगर हम देखें तो आयात करने में भी अगर वो ला तो उसकी संख्या बहुत कम है जितना क्षेत्रों में निर्यात होता है। तो इसका एक सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि जो अनाज पहले से ही कम कम थे उनको भारी संख्या में वहाँ से बाहर भेजा गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो अनाज संकट है वो उत्पन्न होता है और एक तरीके से लोग जो है भूख से मरने के लिए उस ओर अग्रसर हो जाते हैं। एक बड़ा जो अकाल 1865 से 66 के बीच में पड़ा वो हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के क्षेत्र में दिखाई देता है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो मानसून की कमी के कारण या चावल के जो जो मूल्य है उसमें वृद्धि होता है और उसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पे जो है खाद्यान्न की कमी हो जाती है और लोगों के बीच जो है रोजगार के अवसर कम होते हैं। ऐसी स्थिति में जो है भूखे मरने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं और एक बड़ा कारण बनता है 1866 और 65 के समय जो अकाल पड़ा उसका। और इस दौरान जो है अगर हम देखें तो 90 जैसे अगर एक उदाहरण लें जिसमें एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि बिहार के चंपारण का जो क्षेत्र है वहाँ पे एक 90% ऐसे जो लोग हैं जो प्रभावित हैं अनाज की कमी और उससे जुड़े हुए लूट और आगजनी जैसे आपराधिक मामलों का वो शिकार हो रहे हैं। क्या ऐसी गतिविधियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अनाज की लूटने के लिए डकैती जैसे काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें उड़ीसा पे इसका सबसे गहरा असर पड़ा और उड़ीसा में बहुत सारे लोगों की जान गई। ऐसी परिस्थिति में 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में वहाँ एक आयोग का गठन किया जाता है। आयोग अपने स्तर पर सुझाव देता है और सरकार को कहता है कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाए जिससे कि भूखमरी कम किया जा सके और साथ ही साथ लोगों की जो आय है वो बढ़े और जिससे वो आसानी से अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें इस दौरान 1865 और 66 में जो उड़ीसा में बड़े पैमाने पे अनाज की कमी हुई थी उसका मुख्य कारण है कि 35,000 टन से अधिक जो चावल है उसका निर्यात किया जाता है उड़ीसा से बाहर, जिससे स्थानीय स्तर पे खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है। बहुत सारे जगहों पे गांव में लोग इतने भारी संख्या में मरते हैं कि कई सारे गांव में अधिकतम जो लोग हैं वो 90% जनसंख्या वो मर जाती है या मृत्यु का शिकार हो जाती है और जबकि 10% ही ऐसे लोग थे जो उन गाँव में जीवित बचे। इसके अलावा अगर हम देखें तो 65,000 से अधिक जो लोग हैं अकेले चंपारण में उनकी मृत्यु होती है और साथ ही साथ अगर बंगाल और बिहार के एक साथ आंकड़े देखें तो कुल मिला के 1,35,000 लोग इस अकाल का
शिकार होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो भारत के अलग हिस्से में बड़े पैमाने पे अकाल पड़ रहे थे, जिसमें 1868 से 70 के समय राजपूताना, पंजाब और उत्तर प्रदेश के भाग में अकाल हमें पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अगर हम देखें जो एक बड़ा अकाल इस दौरान पड़ता है, जिसे 19वीं सदी का सबसे बड़ा अकाल कहा जाता है, वो लॉर्ड लिटन के समय में 1876 और 78 का अकाल पड़ता है, और जिसने अगले 3 साल में अकेले भारत में 13 लाख के आसपास, यानी 13,50,000 जो भारतीय हैं वो अकाल की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। तो अगर उसमें और भी कई सारी स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं वो लोगों की मृत्यु का कारण बनती हैं। चाहे अगर हम देखें जो महामारी हो, कलरा हो, चेचक हो, चिकन पॉक्स हो, इस तरह की जो महामारियां हैं वो भी आगे चल के इस तरह की गतिविधियों में अपना योगदान देती हैं, जिससे भारतीय जनसंख्या अकाल के साथ साथ इससे भी पीड़ित होती है। अगर हम 1880 और 47 के बीच देखें तो भारत में बड़े पैमाने पे अकाल पड़े, और उन अकालों से संबंधित अलग अलग तरह के उपाय भी सरकारों द्वारा उठाए गए। ये जो क्षेत्र प्रभावित हुए इन इस समय जो पड़ने वाले अकाल थे 1880 से 47 के बीच में, उसमें भारत के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी या पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमी भारत, इन सभी जगहों पे बड़े पैमाने पे अकाल पड़ेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक अकाल का जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, स्वतंत्रता से ठीक पहले 1943 में पड़ा बंगाल का एक अकाल, जिसने बंगाल में बहुत बड़ी भूखमरी को जन्म दिया। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो ये इतना बड़ा क्षेत्र में पड़ा था, जो अगर हमें देखें तो 77,000 स्क्वायर मील का जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों को, उतने बड़े क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था। 1983 का जो बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसको ग्रेट फेमाइन के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम देखें तो ग्रेट फेमाइन 1876 और 78 में जो आया था उसमें भी, तो 19वीं सदी में है। अगर 20वीं सदी में देखने की कोशिश करें भारत में, तो 1943 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो एक बहुत बड़ा अकाल था, जिसमें लगभग 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। और अगर हम देखें अकेले जो है इसमें जो मरने वालों की संख्या थी वो 15 लाख से अधिक लोग थे, जो अपनी जान गंवा देते हैं भूखमरी और महामारियों के चलते। इन सब चीज़ों के बाद अगर हम देखें तो ब्रिटिश भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के जो अकाल हैं वो पड़ते रहे, और इन अकालों को से संबंधित रोकथाम या निवारण के लिए सरकार द्वारा ऐसे आयोग का गठन किया गया, जिनमें से कुछ आयोग जो गठित किए, सबसे पहला जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में कैंपबेल कमीशन 1866 में, स्ट्रेटजी कमीशन जो 1880 में गठित हुआ, और ये ग्रेट फेमाइन जो लॉर्ड लिटन के समय हमें दिखाई पड़ता है, उसको उसका मूल्यांकन या उसका आकलन करने के लिए फिर लॉयल कमीशन जो 1898 में गठित किया गया भारत में अकाल के। मैकडोनाल्ड कमीशन 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसको गठित किया गया था, जो अकाल पे अपना सुझाव प्रस्तुत करना था। और वुडहेड कमीशन जो 1944 में आया बंगाल के अकाल के बाद, उसका गठन किया गया था, जो उन परिस्थितियों के मूल्यांकन पर अपना सुझाव देने था। इन सभी कमीशनों को अगर हम मोटे तौर पे निष्कर्ष स्वरूप इनके सुझावों को देखें तो इनमें ज़्यादातर कमीशंस ने यही कहा कि जो भारत में अकाल पड़ रहे हैं उसको ठीक करने के लिए सरकार निश्चित कदम उठाए तो लोगों की जान को बचाया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें तो बहुत जो इन कमीशन है, इन कमीशनों में से कई ऐसे कमीशन थे जिन्होंने ये सुझाव प्रस्तुत किए कि सरकार सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करे, लोगों को रोजगार दे जिससे कि उनकी आय बढ़े, और साथ ही साथ इस तरह के काम को शुरू कराए जिनसे भले ही सरकार को कोई लाभ ना हो लेकिन लोगों को रोजगार मिल सके, जिससे वो अपना पेट पाल सके। दो कमीशन जिसमें हम उदाहरण देना चाहेंगे, स्ट्रेटजी कमीशन, जिसने सरकार को कहा कि केवल अकाल के लिए आप 20,000 से अधिक माइल के रेलवे लाइन का निर्माण करें बड़े पैमाने पे, जिससे कि लोगों को रोजगार प्राप्त हो। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो पश्चिमी यूपी में जो आगरा अलीगढ़ रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन का भी निर्माण इन्हीं तरह के क्षेत्रों के लिए किया गया था, और उसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग जो है वो अकाल प्रभावित क्षेत्रों पर थे। उसी तरह मैकडोनाल्ड कमीशन ने भी अपने यहाँ रेलवे विस्तार
करके लोगों को रोजगार देने की बात कही और कहा कि सरकार पर्याप्त अवसर दे रोजगार के, जिससे लोगों को भूखा मरना न पड़े। और इसके साथ ही साथ कृषि क्षेत्र को ठीक करने के लिए एक तो लगान को व्यवस्थित करे और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज सिंचाई सुविधाओं का विकास करे। हर एक कमीशन ने ये कहा है कि कृषि की अनियमितता, जो कि कृषि निर्भर है मानसून पे, उसको ठीक करने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विकास करना अति आवश्यक है। तो ये पूरे औपनिवेशिक भारत में जो अकाल पड़ा या जो पड़ रहा था, कब कब बड़ा अकाल था, इस पे आज हम लोगों ने बात की। उन कमीशंस के ऊपर भी हम लोगों ने बात की जो उस दौरान गठित किए गए हैं। अगली मॉड्यूल का अगला व्याख्यान होगा, उसमें हम अंग्रेजी कृषि नीतियों को भी देखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।